ईरान, इसराइल और यूएस की वार का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, अफ़गानिस्तान पे क्या पड़ेगा, और बलूचिस्तान जो कि एक मुल्हिका सूबा है ईरान के साथ, उस पे क्या पड़ेगा, ईरान क्या करेगा? देखिए बेसिकली सबसे पहला जो उसका रिएक्शन होगा वो रिटेलिएशन है, जो कि वो अभी भी कर रहा है। ठीक है। दूसरा, लिमिटेड अटैक होगा या अनलिमिटेड स्टार्ट में? स्टार्ट में जो है एक लिमिटेड अटैक ही होता है किसी भी चीज़ को। आप अब बेशक वो इसराइल ने भी किया है तो उसने कहा है ये भी लिमिटेड अटैक है। ठीक है। अमेरिका ने भी ये कहा है ठीक कि है। लिमिटेड अटैक है। ठीक है। और उसका जो दूसरा रिएक्शन है वो ये है कि जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, होसी ठीक है। और लेबनान में जो हैं, लेबनान में, वो सब शाम अब में, इराक में वो एक्टिव वो एक्टिव हो गई हैं। ठीक वो है। अभी से एक्टिव हो गई हैं ठीक है। और दे हैव डिक्लेयर्ड वार विद इसराइल। ठीक है। अच्छा, और जो सबसे जो उसका ट्रम्प कार्ड है जिससे दुनिया डर रही है इस टाइम, वो ना तो मिसाइल है और वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जो कि 33 किलोमीटर की पट्टी को अगर वो बंद कर दे। 21 माइल अबाउट 33 किलोमीटर का वो एक चोक पॉइंट है, ठीक है। जहाँ से 20% ऑफ ऑयल ट्रेड होता है दुनिया का एक दिन में। ठीक है। उसके पीछे है पर्शियन गल्फ। ठीक है। और अगर वो वहाँ से उसे कोलैप्स कर जाती है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को, अगर वो अपने कब्जे में लेके वहाँ से अगर कोई ऑयल की ट्रेड नहीं होने देता, तो उसका फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कि आज जो तकरीबन 67 और $70 पर बैरल है जो ऑयल, 70। वो इस सब के बाद उन्होंने रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइजेज की थी वो भी वहीं पे चाइना की थी, और रशिया और चाइना और ने। वहाँ पे पर बैरल प्राइस उस वक्त 60 थी और वो 70 थी और वो उठ के 85 पर बैरल चली मैं गई आपको थी। बताता हूँ, अगर तो वो वहाँ पे ये इश्यूज हुए और चोक पॉइंट को समहाउ वो कामयाब हो जाता है बंद करने में ईरान, ठीक है। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो प्राइसेस हैं वो $150 पर बैरल पे सर्च कर जाएंगी। ठीक है। वो पूरी दुनिया के लिए मसला होगा, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड इटसेल्फ, ईरान आल्सो, और पाकिस्तान पे भी उसका काफ़ी साइड इफेक्ट इनिशियली होगा। मैं ये कहता हूँ कि अभी जो यूरोप की एक पाइपलाइन थी जो उन्होंने रशिया से और इधर कुछ दूसरे यूरोपीय ममालिक से तेल गैस लेने के लिए सस्ती बनाई थी, और उसमें क्या नाम है, जो बाइडन के दौर में उसको भी तबाह कर दिया गया था, लेकिन उसके इनिशियल इम्पैक्ट जो था वो तो यूएस पे नहीं आया था, लेकिन अभी यूएस उसको फील कर रहा है। तो अभी इनिशियल इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता इस कदर अमेरिका पे आएगा जैसा कि बाकी दुनिया पे। ये देखा जाएगा कि ये जंग कितने दिन रहती है। ठीक है। अगर ये जंग 48 आवर्स या 72 आवर्स में ख़त्म होती है तो उसका कोई ख़ास कंसिडरेबल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ये लंबी चली तो काफ़ी फ़र्क पूरी दुनिया को इकोनॉमिक एक अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। ऑयल की प्राइसेस काफ़ी हाइक करेंगी, और तो ये इशू होगा इस। तो वॉर की स्टेट में ईरान कहाँ तक जाएगा, कितना नुकसान बर्दाश्त करेगा और कितना नुकसान कर पाएगा? देखें, अब उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है कि जंग अगर हम पर मुसलत की गई है तो ये जंग जो है अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। ठीक, और अपनी जो सालमियत है उसको बरकरार रखने के लिए ईरान हर हद तक जा सकता है। और ईरान ने कहा है कि हमने पहले जो अपने ज़ख़ीरा शुदा मिसाइल थे वो हमने पहले फायर किए हैं, जो पुराने मिसाइल थे, लेकिन जो हमने जदीद असला बनाया या जो असला हमें हमारे अलाइज की तरफ से रसीद, रशिया और चाइना की तरफ से, ये फॉर्मर जो है, जो रशिया है वो फॉर्मर रही है सुपर पावर, और जो चाइना इमर्जिंग सुपर पावर है, तो उनकी जो है टेक्नोलॉजी उनको रिसीव हुई है, तो कुछ ना कुछ तो ईरान करेगा और कुछ ऐसा करेगा जो दुनिया के लिए एक, मैं कहता हूँ कि जो दुनिया के लिए पहले कभी भी नहीं देखा गया। अब किस साइड पे जाएगी? अभी कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ईरान के पास ऐसा है जिससे ईरान में कॉन्फिडेंस है। और ट्रंप को सबसे बड़ा मसला यही है कि ट्रंप ने विंडकॉफ के साथ और अपने आर्मी चीफ के साथ भी ये बात की है कि हमने जेराल्ड फोर्ड लेके जा रहे हैं, हम यूएसआर इब्राहिम लिंकन लेके जा रहे हैं। ईरान डर क्यों नहीं रहा? वो भी डेस्परेट है, ट्रंप भी डेस्परेट है कि ईरान डर क्यों नहीं रहा? इतनी बड़ी मिलिट्री मोबिलाइजेशन हमने पिछले 23 साल की सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन इराक के बाद हमने कर दी है, लेकिन ईरान अंडर प्रेशर नहीं आ रहा। एक्चुअली अमेरिका एंड बोथ अमेरिका एंड इसराइल वर थिंकिंग कि ईरान वुड कम टू देयर डिमांड्स। ठीक है। वो उसके ऊपर पहले सिर्फ प्रेशराइज उसे करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे, बट आफ्टर ऑल दैट उन्हें लगा कि अब कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये अब वार मुसल्लत की गई और ये करनी थी, क्योंकि यही एक मौका था जिसके ज़रिए सारा कुछ रजीम चेंज कर सकते थे। इनिशियली उन्हें यही लग रहा था कि जो ईरान है वो उनकी डिमांड्स मानेगा और सब कुछ वो करेगा जो वो कहेंगे, इसीलिए और ट्रम्प फ्रस्ट्रेटेड भी था और उसने वो कहा कि वाई हैज़ ईरान नॉट येट कैपिचुलेटेड टू माई डिमांड्स। तो ये सारा कुछ था, लेकिन उसे ये असल एक इशू जो है वो इसराइल का है। ठीक है। यूएस नेवर वांटेड द वार विद ईरान। ठीक है।
यूएस वांटेड टू नेगोशिएट, लेकिन इसराइल ने कहा था कि मैं खुद भी अटैक कर दूंगा। तो इसराइल है कि वो अपना पावर इम्बैलेंस नहीं चाह रहा, वो कह रहा है कि मैं ही वहाँ पे एक अलॉन वॉरियर रहूँ जो कि उस रीजन का हूँ। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो पावर डिसरप्ट हो जाएगा, बैलेंस। तो यही एक इशू है। ये जंग जो है किसी नतीजा खेज मरहले में दाखिल होगी, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे? पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, पाकिस्तान पे अगर तो आप ये देखें कि वो जो रज़ा पहलवी साहब हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हद तक पाकिस्तान पे ये होगा कि अब आज देखें आप अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसीज़, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज़, आप वहाँ पे लड़ रहे हैं। आप एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो कि उसने मोदी ने कहा है कि स्टिल कॉन्टीन्यूड, तो अब वहाँ पे भी लड़ रहे हैं। यहाँ पे इजराइल आके बैठ जाएगा जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, आपके बलूचिस्तान में और ज़्यादा इंसर्जेंसीज होंगी, वहाँ और एडवांस्ड वेपन होगा और बहुत कुछ इस तरह का होगा जो कि पाकिस्तान नेवर वांट्स एंड कैन नेवर अफोर्ड दैट। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी एक कुछ ऐसा करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशंस, वेरी गुड रिलेशंस विद अमेरिका। गज़ा की बमबारी जो हो रही थी उसको रोकने के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश होती थी, कंक्लूड होने जा रही होती थी, तो अमेरिका उनको वेटो कर देता था। तो वही अमेरिका, अब हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वही अमेरिका जो है ये इस चीज़ को मुस्बत तरीके से लेकर चलेगा, या अमेरिका जो है गज़ा उसको रीबिल्ड करेगा? यह मैं आपको बताता हूँ कि पैलेस्टाइन के अंदर 70,000 लोगों की डेथ हुई है, एक जेनोसाइड उसने किया। 30,000 उसके अंदर बच्चे थे, 1/3 उनके अंदर वुमेन थी। अब ये कौन सा उनका ऐसा डिफेंस था और ऐसा डिफेंसिव मूव था जिसमें वो बच्चे जो थे वो हथियार लेके ठहरे थे और वो मार रहे थे उन्हें? ये कौन सा था? जस्ट आफ्टर 2023 अटैक ऑफ इसराइल ऑन पैलेस्टाइन इज एक रेजोल्यूशन मूव की गई यूएन में 2024 में, फरवरी में, तो फेब में, जिसको अकेला अमेरिका ने वीटो कर दिया कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो सब कुछ कंटिन्यू रहा। अब ये है कि यूएन ने कल ये कहा है कि जो इसराइल है वो उसकी डेमोग्राफिक सिचुएशन, डेमोग्राफिक मैप चेंज कर रहा है पैलेस्टाइन का। वो उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, वेस्ट बैंक के ऊपर, एरिया सी में वो सेटलमेंट्स बढ़ा रहा है। 56 सेटलमेंट्स को उसने रजिस्टर कर दिया, जो सारा कुछ बोर्ड ऑफ पीस के बाद हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन 900 लोगों को बोर्ड ऑफ पीस, मीडिएटर थे विंडकॉफ और जराड क्रोशना, और उनके मीडिएशन के बाद भी, उनकी सुलह के बाद भी 600 के करीब फ़लस्तीनी शहीद भी हुए, 1000 ज़ख्मी भी अब हुए। तकरीबन 900 लोगों को उन्होंने मार दिया है उस सीज फायर के बाद। कहाँ है ट्रम्प? क्या कर रहा है ट्रम्प? ट्रम्प ने तो कहा था कि ये अब सीज फायर हो चुका है। व्हाइट हाउस में बैठ के अपना बिजनेस एस्टेब्लिश, वो रेडिकल पीपल हैं जो कि वहाँ पे सेटलर्स हैं, वहाँ पे वो आके उन्हें मार रहे हैं। वो दे आर मेकिंग देम टू डिस्प्लेस फ्रॉम अनदर साइड। लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे, उसका पॉपुलेशन को कम किया जा रहा है। और आप देखें इंडिया के साथ जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने 50,000 इंडियन नौकरियाँ वहाँ पे देना शुरू की हैं। कि जो मोदी के साथ हुआ है उसने कहा है कि 50,000 लोगों को हम यहाँ पे जॉब्स देंगे। क्यों? ठीक है। और इंडिया तो सपोर्टर है, वो कहते हैं पैलेस्टाइन में जो गलत हो रहा है। लेकिन असल में जो मोदी साहब हैं और जो नेतन्याहू साहब हैं, ये दोनों आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं। इनकी एक सेम ही आइडियोलॉजी है। वो ग्रेटर इसराइल के मानने वाले हैं और वो वैसे कश्मीर पे काबिज हुए पड़े हैं। तो उनकी महाभारत वाली फिलॉसफी है, उनकी ग्रेटर इसराइल वाली फिलॉसफी है। तो दोनों ही एक जैसे लोग हैं। और अमेरिका जो है ये उसने सिर्फ अपना एक स्टंट किया था ताकि वो जो एक कॉन्टीन्यूस सीज फायर, कॉन्टीन्यूस एक मैसेकर चल रहा था और उसके ऊपर पूरी दुनिया की उस टाइम नज़र थी। तो क्या हुआ? अब ये देखें, जो पूरी दुनिया में आर्टिकल्स लिखे जाते थे, अबाउट 2.3% ऑफ देम जो थे वो इसराइल और पैलेस्टाइन के ऊपर लिखे जाते थे बिफोर दैट सीज फायर। और जैसे ही ये सीज फायर हुआ उसके बाद उसके अंदर 1.2% आर्टिकल उसके बारे में लिखे गए जो कि उस सीज फायर के बारे में थे, जो कि इस बारे में कभी भी नहीं थे कि इसराइल अभी भी कुछ कर रहा है। तो नज़र हटाई, लेकिन वो स्टिल कंटिन्यू रहा। उसने अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ जारी रखा, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से। तो बेसिकली ये इन लोगों का स्टंट है और पाकिस्तान इसमें बुरी तरह फंसा है कि पाकिस्तान इटसेल्फ डजंट नो कि मैंने वहाँ क्या करना है, मेरा वहाँ क्या रोल है। या तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है, बट दे आर फेकिंग कि हमें कुछ नहीं पता, या वो अपने पब्लिक को नहीं बताना चाह रहे, या उन्हें बहुत अच्छे से पता है। 20,000 आपकी ट्रूप्स चाहिए, वहाँ आपने अपनी पार्टिसिपेशन नहीं देनी, तो आपको 12,000 पुलिस देनी है। अगर आप वो भी नहीं दे रहे तो आप ये देखें कि ट्रंप आपकी इतनी ज़्यादा तारीफें क्यों कर रहा है। ट्रंप बार बार आपको बोर्ड ऑफ पीस में बुला रहा है, आपने अपना $1 बिलियन भी नहीं दिया। आप फाउंडिंग मेंबर तो रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब कुछ भी आप नहीं कर रहे तो ट्रंप आपको बुला के इतनी तारीफें आपकी क्यों कर रहा है? बिकॉज ही एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। वो कुछ चाह रहा है और पाकिस्तान को वो देना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान वो देगा तो पाकिस्तान जो है फिर से वही कुछ करेगा कि अमेरिका के पीछे लग के अपनी एक और जंग
शुरू करेगा और एक जंग जो आज तक जारी है और ये दूसरी जंग जो अब शुरू करेगा। अगर इस तरह हुआ, ये जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त अंडर थ्रेट है और एक जेनोसाइड ऐसा ही जैसा कि फ़लस्तीन में किया जा रहा था, ऐसा ही अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पे भी लॉन्च किया गया। देखना यह है कि ईरान कितना मुकाबला करता है। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि ईरान रिटेलिएट करेगा और ईरान अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। अब खित्ता क्या रुख बदलता है, खित्ते की सियासत, खित्ते की सिक्योरिटी, खित्ते की मिलिट्री टैक्टिक्स जो है वो क्या रुख बदलती है, ये आने वाला वक्त बताएंगे।